नमस्कार। राष्ट्रवाद के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्रवाद में एक बार फिर कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर पर बहस होगी, क्योंकि एक बार फिर लगातार चौथे पांचवें दिन देश में नए कोरोना मामलों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है और अब तो नए मरीजों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। आज पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े आए हैं वो 1,84,372 है, यानी 2 लाख के करीब पहुंच रहा है अब एक दिन में नए मरीजों का आंकड़ा। इस वक्त 13,65,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और 1,000 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में जान पा चुके हैं। इसीलिए हर तरफ अफरा तफरी सी मची हुई दिखाई दे रही। तभी केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी। इस साल सीबीएसई के 10th के एग्जाम्स नहीं होंगे, कैंसिल कर दिए गए हैं। सीबीएसई की 12th जो परीक्षाएं हैं वो भी 1 जून को फैसला होगा। फिलहाल वो पोस्टपोन कर दिए हैं, 1 जून को बैठक होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा कि 12th के एग्जाम्स का आगे क्या करना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी हैं, लेकिन इन सबके बीच 2 जगह से जो तस्वीरें वो देखकर पूरा देश हैरान है। और वो जो 2 तस्वीरें हैं वो है एक चुनाव की, दूसरी तस्वीर आ रही है कुंभ मेले से जब शाही स्नान चल रहा। आप बंगाल में जानते ही हैं 4 वोट हो चुकी है, अभी भी 4 चरण की वोट बाकी है। और उत्तराखंड हरिद्वार में भी कुंभ मेला बेरोक चल। तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर भी कोविड की गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक अच्छी खबर कल आई थी, आज उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। अच्छी खबर ये थी, केंद्र सरकार ने अब जो विदेशी वैक्सीन है जिनको अपने अपने देश में, यूएस में, यूके में, यूरोप में, जापान में मंजूरी मिल चुकी है, अब उनको यहाँ भी फौरी मंजूरी देने का फैसला कर लिया है। पहले ये जरूरत थी कि उनको हिंदुस्तान में पहले ट्रायल करना पड़ेगा, लेकिन अब उनको जो मंजूरी का प्रोसेस है, अप्रूवल का प्रोसेस, उसे फास्ट ट्रैक कर दिया है। यानी अब पहले इमरजेंसी यूज कर सकेंगे, उसके बाद ब्रिजिंग ट्रायल नहीं करेंगे, पैरेलल ट्रायल कर सकेंगे। 100 मरीजों को आप वो वैक्सीन दे सकते हैं, 7 दिन तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर वाइड स्केल पर रोल आउट उन वैक्सीन का हो सकता है। तो आज ये तमाम चीजें रहेंगी राष्ट्र की बात में। सवाल क्या है, जल्दी से आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा दूं मैं। सवाल बड़ा सीधा है, एक विदेशी वैक्सीनों को जो मंजूरी अब सरकार दे रही है, क्या उससे देश में टीके की कमी अब नहीं होगी? यह है राष्ट्र की बात में आज का पहला सवाल। क्योंकि अभी तक सिर्फ 5 से 7% अपनी आबादी को हम टीका लगा पाए हैं, क्योंकि हमारे पास फिलहाल अभी 2 ही वैक्सीन थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अब स्पुतनिक वी को हमने मंजूरी दे दी है और वैक्सीन आने वाली है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या दूसरी लहर को देखते हुए कोरोना काल में चुनाव और कुंभ को फौरन रोक देना चाहिए? आज राष्ट्र की बात में बहस होगी इन्हीं मुद्दों पर। जल्दी से परिचय करा दूं, मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं। आज कांग्रेस की तरफ से अंशुल अभिजीत हैं, आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंशुल अभिजीत कांग्रेस की तरफ से। मेरे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं न्यूयॉर्क से सीधे, उनको भी आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और डॉक्टर संजीव चौबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं शंघाई से, चाइना से, सेंट माइकल्स हॉस्पिटल। अक्सर मेरे साथ आप उनको न्यूज 24 चैनल पर देखते होंगे। और मेरे साथ ओनिका मेहरोत्रा भी जुड़ रही हैं, प्रिंसिपल हैं कालका जी पब्लिक स्कूल की। ओनिका जी को इसलिए हमने बुलाया क्योंकि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए बड़ा दिन है। 12वीं के एग्जाम्स आप जानते ही पोस्टपोन कर दिए गए हैं, उसको लेकर बहुत सारे सवाल होंगे लोगों के मन में। और 10वीं के जो एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं, उसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल होंगे, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 10वीं के छात्रों को अब पास किया जाएगा। क्या तरीका होगा, मोनिका जी से समझेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं आरपी सिंह जी आपसे शुरू कर रहा हूं। आरपी सिंह जी, पूरा देश, ये जो तस्वीरें आ रही हैं 2, एक हरिद्वार से कुंभ की और दूसरी बंगाल से बड़ी बड़ी रैलियों से, इनसे नाराज है। ऐसे में जब आम आदमी की जान खतरे में है, क्या ये चुनाव और कुंभ दोनों, आरपी सिंह जी, रोक नहीं देने चाहिए? देखिए, पहले हम चुनाव की बात कर लें। चुनाव रोकना है तो चुनाव आयोग के हाथ में है, वो प्रक्रिया सरकार के हाथ में नहीं है। तो चुनाव आयोग उस पर फैसला करे, रोकना चाहे तो रोके।
परंतु मुझे लगता नहीं कि चुनाव आयोग एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकेगा। हाँ, जहाँ तक कुंभ की बात है, मैं आपको जानकारी दे, कुंभ में हर व्यक्ति का टेस्ट हो रहा है, वहां पर मास्क इंडिकेटली किया जा रहा है, वहां पर कोविड टेस्टिंग बूथ लगाए गए हैं। तो जो और चाहिए वहां पे हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे टेस्ट लगाए गए, वहां पर टेस्ट करने के लिए प्रयोजन किया गया है। वहां पर हर की पौड़ी पर हजारों की तादाद की मशीनें लगाई गई हैं। इसके और अलग अलग जगहों पर कोविड सेंटर बनाए गए हैं। ये नहीं कि फ्री फॉर ऑल है। और जितनी मेरे को जानकारी आ रही है कि वहां पे सख्ती की है। आरपी सिंह जी, आपको भी पता है और हमारे पूरा तो आम आदमी को भी पता है, आप कह रहे हैं वहां पर टेस्टिंग हो रही है। सर, कैसे टेस्टिंग हो पाएगी, मुझे बताइए ना। RT-PCR जो टेस्ट होता है, जो ऑथेंटिक माना जाता है, वो यहाँ मरीजों का टेस्ट होने में 5-5 दिन लग रहे हैं, रिपोर्ट आने में 5-5 दिन लग रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन लग रहे हैं। वहां आप कैसे टेस्टिंग कर रहे होंगे, मुझे बताइए। और आपने पढ़ा होगा सर, वहां भी 100 से ज्यादा साधुओं के टेस्ट, श्रद्धालुओं के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। ऐसा नहीं है कि वहां अगर टेस्टिंग, आप एंटीजन टेस्टिंग कर भी रहे हैं, रैपिड टेस्ट, तो वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा है। देखिए, ये तो सर वहां पे 100 या 150 या 200 या 400 500 आए होंगे जरूर, मुझे पता है, फिर आपके पास डेटा होगा। परंतु ये तो देश भर में आ रहे हैं, उसमें वहां पे जिसका टेस्ट हो रहा है उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है। ये नहीं उसको छूट दे दी कि आप जाकर डुबकी लगाइए, जहाँ प्रक्रिया पूरे, उसको उन लोगों को तुरंत क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। तो इसलिए वहां पर सरकार है, उसका पूरा प्रबंध जो उनको करना चाहिए कोरोना के नॉर्म्स के हिसाब से, कोविड के नॉर्म्स के अनुसार। कोविड नहीं, आरपी सिंह जी, संभव नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको। सर, आपको भी पता है जो एंटीजन रैपिड टेस्ट होता है, अगर आप वहां पर कर भी रहे हैं रैपिड टेस्ट गलत होते हैं, आधे से ज्यादा गलत होते हैं। उनका रेट जो है एक्यूरेसी का, वो बहुत कम है, आपको भी पता है। तो ऐसे में सर, ये जरूरत क्या है? लोग ये पूछ रहे हैं, इतनी भीड़ को वहां इकट्ठा होने देने की जो परमिशन दी है आपने, उसकी जरूरत क्या है? चलिए, आपने बात पूरी करी। जो आप रैपिड टेस्ट है, देश के हर एयरपोर्ट पर कोई टेस्ट हो रहे हैं, देश भर में कई जगहों पर उसी टेस्ट के बेसिस पे आकलन किया जा रहा है। वहां पर सिर्फ रैपिड टेस्ट हो रहे, वहां पर जो लोग आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहे ना, उनको आगे जाने तब किया जा रहा है 4-4, 5-5 दिन बाद, जब उनके RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आने के बाद। यानी कि आज आए आज ही चले गए, कि टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट के बाद हो रही है, जिनके टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं RT-PCR। ओके, मैं अभी भी मुझे पता है कि ठीक है, जाहिर है, क्योंकि आपकी सरकार वहां पर कुंभ करवा रही है, इसीलिए मुझे पता है आप इस फैसले का बचाव ही करेंगे। लेकिन सरकारें नहीं कराती, कुंभ देश की कुंभ सरकारें नहीं, सरकारें तो व्यवस्था करती है। कुंभ अपने आप लोग आते हैं। हाँ, सरकार व्यवस्था ऐसी रखी है कि वहां पर लोगों की सेहत की चिंता हो। जो आप कह रहे हो कि लोग पाए गए, तभी पाए गए जो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो तभी पाए जा रहे हैं जब टेस्ट हो रहे हैं, नहीं तो कैसे वहाँ पे लोग पाए जा रहे हैं जब पॉजिटिव किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं फिर वही बात बता रहा हूँ ना आरपी सिंह जी, आपको भी पता है कि पूरे देश से आप कह रहे हैं लोग आते हैं इसमें। अगर यहाँ पर कोरोना फैलता है, आपको भी पता है वापस पूरे देश में जाएंगे, दूसरी लहर पहले ही चल रही है, ऐसे में कितना खतरनाक हो सकता है, आपको भी पता है आरपी सिंह जी। मैंने अभी कहा कि जो लोग वहां आ रहे हैं, टेस्ट होते हैं और प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं, RT-PCR टेस्ट है, की रिपोर्ट जब नेगेटिव आती है तो ही जाने दिया था, अगर पॉजिटिव आ गया तो क्वारंटाइन किया जा रहा है। नहीं, ओके, ऑल राइट, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि मैं जैसे कह रहा हूँ ना आपको, आप इस फैसले का बचाव करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन डॉक्टर धीरज कौल, ऑल राइट, थोड़ा साइंटिफिक ओपिनियन भी ले लेता हूँ। डॉक्टर धीरज कौल, जरा बता दीजिए, कुंभ मेले में जो हम भीड़ लगवा रहे हैं, क्या ये घातक नहीं साबित हो सकती है? देखिए, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हम आपके शो पे कनेक्टेड हैं ऑलमोस्ट मोर देन 9 months, और मैं तब से ये बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस का कोई ना रिलीजियस कंट्री, ना इसका कोई एथनिसिटी, ना पॉलिटिकल ओरिएंटेशन होता है। ये साइंस के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, और जहां पर भी आप पब्लिक गैदरिंग करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ कॉज, वहां पे आपको ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ में दिखेगा। जस्टिफाइड, नॉन जस्टिफाइड, डजंट मैटर फॉर द वायरस। हमने इस बात पे पहले भी बात की, पॉलिटिकल रैलीज, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, और 3 हफ्ते से 3 महीने के अंदर आपको उसका खामियाजा दिखता है, जो अब आपको दिख रहा है। गवर्नमेंट्स का फर्स्ट दायित्व अपनी गरीब जनता की तरफ होता है, अनएजुकेटेड जनता की तरफ होता है।
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सीलेंट काम किया 2020 में। संपर्क टूट गया है। अंशुल, अभिजीत, अंशुल बताइए, आप भी तो कुछ कहिए ना। अंशुल, आप भी तो मानिए कि हाँ, बंगाल का चुनाव अब रद्द कर देना चाहिए। इतनी हजारों की भीड़ आ रही है, लाखों की भीड़ रैलियों में, रोड शोज में, वहां कोरोना फैल ही रहा होगा। जरूर। तो ये तो चुनाव आयोग ने पहले ऐसा क्यों नहीं किया कि चुनाव की इजाजत दी? क्यों रैलियों की इजाजत क्यों दी? अगर कहते भी भाई चुनाव होने वाला है तो वो कह सकते थे कि रैली नहीं होगी। अब प्रधानमंत्री जी की रैली कह लीजिए, देख लीजिए आप बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी के जो सारे जो सियासतदान हैं, वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी बहुत प्रभावशाली हैं, उनका बड़ा प्रभाव है, उनकी बड़ी इज्जत लोग करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की रैली में तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए मानक जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो उम्मीदवार है, जो चुनाव में, और मैं बहुत सारे चुनाव से जुड़ चुका हूं, जो उम्मीदवार है उसके पास न संसाधन है, न उसके पास मैन पावर है, न उसके पास वो शक्ति है कि वो कंट्रोल कर सके कि जो भीड़ में आ रहा है, जो मीटिंग में आ रहा है, वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करे। ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, उनके अपने नियमों के मुताबिक। एसपी और उधर के चुनाव आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उधर के होते हैं जिला में, वो ये तय करते हैं कि मीटिंग में कितने लोग आएंगे। अंशुल, वन सेकंड, आपको भी पता है इन चुनावों की घोषणा बहुत पहले हो गई थी। ये जो दूसरी लहर आई है, ये अभी आई। एक दूसरा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री पर निशाना लगाने से पहले आपको भी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप लोग वहां पर चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं क्या? क्या टीएमसी के नेता प्रचार नहीं कर रहे हैं क्या? ममता बनर्जी रैली नहीं कर रही है, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं वहां पर प्रचार करने के लिए? सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। सिर्फ एक प्रधानमंत्री की रैली से कोरोना फैलेगा ऐसा थोड़े। मानक जी, ये सियासतदानों के कंधों पे क्यों है ये जिम्मेदारी? चुनाव आयोग आखिर कर क्या रही है? उन्होंने इजाजत क्यों नहीं दी? देखिए, बदलते समय है ये। उस समय जो हालात थे वो दूसरे थे, अब सूरत हाल दूसरे हैं। चुनाव आयोग ये कह सकती थी कि रैली नहीं करिए, आप मत जाइए, लेकिन ये चाहती नहीं थी। तो आप इस पक्ष में हैं? रैली हो। ओके, और मैं देखिए, एक काम करते हैं, कोविड का अगर उल्लंघन हो रहा है मानक जी, हाँ, तो मैं कह रहा हूं, एक काम करते हैं, एक स्टैंड ले लेते हैं। ठीक है, एक स्टैंड ले लेते हैं। चुनाव आयोग के पाले में गेंद डालने के बजाय, अंशुल, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि रैलियों को अब बैन कर देना चाहिए? वर्चुअल हो जाएं रैलियां सारी, कम से कम इतना तो आप कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल। देखिए, जो चुनाव उस समय जो बात थी और अब की जो बात है, अलग अलग है। आपको चुनाव आयोग को यह फैसला करना चाहिए उनको क्या इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और बिल्कुल, अगर आप ये यहां पर चुनाव ऐसा मामले आ गए हैं, आपने तो ये बिल्कुल खौफनाक आंकड़े हमारे सामने तो डाल दिए, और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं। और चुनाव तो एक तरफ, यहां पर वहां पर जश्न मनाए जा रहे हैं, धार्मिक जश्न मनाए जा रहे हैं, मेले हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, और ये सब फैलाएंगे ये कोरोना वायरस। और डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, कोरोना वायरस बहुत समदर्शी होता है, ये नहीं देखता, मजहब को नहीं देखता, लोगों के बीच में नहीं देखता, रियासतों को नहीं देखता, बिल्कुल समदर्शी होता है। और ऐसी जो बातें हैं, जो चुनाव है, जो ये धार्मिक उत्सव है, जो टीका उत्सव है, पता नहीं टीका उत्सव आएगा कि नहीं, ये वो तो नहीं, दूसरे उत्सव तो हम जरूर देख रहे हैं, उनको बिल्कुल बंद करा देना चाहिए। वहां पर प्रोटोकॉल होना चाहिए। और मैंने माननीय प्रवक्ता बीजेपी जी की बात सुनी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। आपने जो सवाल किया, उनके पास कोई जवाब नहीं था कि क्या टेस्ट हो रहे हैं, इसके भीड़ भड़ाके में किस तरह के टेस्ट हो रहे हैं, किसी को क्या पता नहीं। देखिए, ये जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, जो सूरत हाल है, ये केंद्रीय सरकार की लापरवाही, उनकी नाकाबिलियत, उनकी अक्षमता, उनकी अयोग्यता को दर्शाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, मैं अभी आरपी सिंह से इसका जवाब लूंगा, लेकिन अंशुल, कम से कम मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आपकी इस बात को अपने दर्शकों को कंफर्म कर सकता हूं ना कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को जो रैलियां हैं उसको वर्चुअल कर देना चाहिए, फिजिकल रैलीज पर बैन लगा देना चाहिए। ये कांग्रेस का स्टैंड है। ऐसे आपके स्टैंड की तरह अपने दर्शकों को बता सकता हूं ना।
ये आप जरूर कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वो कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करे। उम्मीदवार की जिम्मेदारी नहीं है, उनके पास वो संसाधन, वो मैन पावर है ही नहीं। जो मीटिंग में आ रहा है वो चुनाव उम्मीदवार ये देखेगा कि मुझे वोट बटोरने हैं कि उसके पास सैनिटाइजर है कि नहीं, ये तो एसपी बताएगा ना उनके नियमों के हिसाब। अंशुल, आप पीछे हट गए। फिर एक तरफ आप कह रहे हैं चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग तो को जो लगना चाहिए, जो फैसला करना चाहिए, जिम्मेदारी से फैसला करे। वो क्या फैसला करे? फैसला करें कि अगर वो चाहते हैं कि अगर कोरोना नहीं फैले तो वो उचित कदम उठाएं। उचित कदम आपको बताना पड़ेगा ना, स्टेक होल्डर्स तो आप भी हैं, कांग्रेस पार्टी है, हाँ, तो बीजेपी है, टीएमसी है, आप ये फैसला कर दीजिए कि कोई पार्टी रैली नहीं करेगी। हाँ, आप तैयार हैं उसके लिए? हाँ, कोई फैसला कर दीजिए, आप कहिए कि कोई पार्टी अब रैली नहीं करेगी। ना उसे? अब कोरोना के जो मुतासिर है, जो केसेस है बहुत बढ़ रहे हैं, अब कोई पार्टी कोई रैली नहीं करेगी, ये बिल्कुल ऐलान कर दे चुनाव आयोग। सारी जिम्मेदारी तो उनकी है, केंद्रीय सरकार की है, लेकिन वो करेंगे नहीं। अंशुल, एक सेकंड, मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। कम से कम आप एक आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली ये डिमांड तो आप कर सकते हैं ना केंद्र सरकार से और इलेक्शन कमीशन से, कि आप कर दीजिए ये मांग, कह दीजिए कि भाई आप रैली सारी फिजिकल बैन कर दीजिए, वर्चुअल कर दीजिए। जी बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी है। बोलिए आरपी सिंह, कदम उठाना चाहते हैं वो जरूर करें। ओके, आरपी सिंह जी बोलिए, कांग्रेस पार्टी तैयार है, रैली इसको बैन कर देना चाहिए, सिर्फ वर्चुअली करिए आपको जो प्रचार करना है। आप तैयार हैं आरपी सिंह? पहले कांग्रेस पार्टी को पूछिए वो कुंभ मेले के पक्ष में, कुंभ मेले के विरोध में, ये पूछिए सबसे पहले। वो हिंदुओं की जो कुंभ की आस्था उसके विरोध में, उसके पक्ष में, ये बता देगा कांग्रेस पार्टी। उनके प्रवचन से लग रहा है कि वो हिंदुओं की आस्था का जो प्रयोजन है वो उसको करें कि अरे क्या बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे आ गए ना, दिखा दिया आपने। शर्म नहीं आती? कैसे केसेस फैल रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम पे आ गए। मानक, मैं बिल्कुल टोका, मैंने कहा एक बार अरे आ गए आप हिंदू मुस्लिम पे। अरे चलिए, मैं डिबेट में टोका, आपने आप टोका नहीं। सच ये है कि आपको आप उस पर टिप्पणी करी जब मैंने शुरू में कहा, और आपने चश्मे का नंबर बदलिएगा, मैं आपको डेटा भेज दूंगा, जरा समझिएगा। वहां पर हर व्यक्ति का टेस्ट हो रहा है। वहां पे जो लोग जो नेट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि छूट मिल गई है, वहां पर जगह जगह पर सैनिटाइजर के सेंसर लगाए गए हैं। वो तो सरकार को करना है, वो सरकार अच्छे रस्ते कर रही है और इंश्योर कर रही है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव होगा उसको तुरंत वहां से ले जाकर अलग दूसरे सेंटर खोलेंगे। नहीं हो तो मैं आपका कल द्वारा करिएगा, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, अवश्य करके वीडियो चलाइएगा। आरपी सिंह जी देखिए, नहीं आरपी सिंह जी आप अभी चुनाव पर जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आपने चुनाव पर आप जवाब दे दीजिएगा। एक सेकंड, क्योंकि आपने फिर से कुंभ मेले पर वही बात की। आपने तय किया कि हिंदू आस्था पर आपके चोट लगानी कांग्रेस पार्टी तय कर रखा है, हिंदू आस्था का कोई भी प्रयोजन होगा उस पर कांग्रेस से चोट लगानी, ये तय है। अरे आरपी सिंह जी, आप इसमें आस्था का सवाल कहाँ से ला रहे हैं? आस्था तो तब होगी जब इंसान बचेगा, जब जान बचेगी। आपके शो में 10 बार आया हूँ, मैं आपके शो में 10 बार आया हूँ किसानों के आंदोलन के मामले में। आपने एक बार पूछा, जब कांग्रेस में जाकर किसान आंदोलन का साथ देने की बात करती है, जब किसान नेता इनके ट्रैक्टर घूमते हैं, तब एक बार प्रश्न किया क्या इसका कारण से क्या वहां तो कोई सरकार का प्रयोजन नहीं है, वहां सरकार को गुस्से नहीं किया जाएगा, वहां तो सरकार पूरी चिंता कर रही है, तो इनको हिंदू आस्था पे प्रश्न उठा रहे हैं। और किसानों वाले मामले में तो पूरा का पूरा किसान आंदोलन बिना किसी के चल रहा है। अच्छा ओके, एक सेकंड, ऑलराइट, ठीक है, एक सेकंड सुनिए ना आरपी सिंह जी। ओके, एक सेकंड, ओके, आप जो किसानों की बात कर रहे हैं, एक सेकंड में जवाब दे लेता हूँ। हम आपको पता है कि हमारे यहाँ राष्ट्र की बात न्यूज 24 हम किसी सवाल से पीछे नहीं हटते, आपको पता है। तो अब पहले जो चुनाव वाला सवाल था उस पर जवाब दे दीजिए आरपी सिंह। अंशुल अभिजीत कह रहे हैं हम तैयार हैं, सारी रैलियां वर्चुअल कर लीजिए और फिजिकल रैलीज पर बैन लगा दीजिए। आप तैयार हैं? चुनाव योग जो फैसला करेगा, देश हित में जो फैसला करेगा, हमें वो फैसला मंजूर है। वो वर्चुअल करे, फिजिकल करे, वो दंड लगाए, वो जो फैसला करे, हमें चुनाव योग का हर फैसला मंजूर है। तो जो मैंने पूछा कि कांग्रेस के लोग बार बार हिंदू आस्था पर प्रश्न उठाते हैं और खुद लोगों को जाकर आंदोलन करते हैं, और किसानों के साथ मिलकर जो आंदोलन किया उसमें एक भी डॉक्टर को किसी और को जाने की छूट नहीं थी वहां पर। ओके, अंशुल अभिजीत बोलिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूँ। अंशुल बोलिए, आप भी डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं। आरपी सिंह कह रहे हैं किसान आंदोलन में भीड़ लगी है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। देखिए कहां पर भीड़ की बात कहां से आ गई?
जब इतने सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं कोरोना से, ये तो सरकार की अयोग्यता की बात आई ना। तो उसमें तो आपने सवाल किया ही नहीं कि वैक्सीन की कमियां इतनी सारी आई कहां से, ये भीड़ है वो भीड़ है, और ये तो हिंदू मुस्लिम उन्होंने कर ही दिया ना। आखिर माननीय आरपी सिंह ने इस संवाद को हिंदू मुस्लिम कर दिया, जो उनकी आदत है। अब उसकी क्या किया जाए, जिनकी आदत है हमेशा जो भी कुछ सवाल उनसे किए जाए उनको हिंदू मुस्लिम कर दे। तो ये तो बहुत ही गलत बात है, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं। हर बार जब भी ये सवाल उठते हैं आप उसको हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। अंशुल, एक देखिए, सेकंड, अगर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, चाहे कोई भी पार्टी करे। ये मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूं पहले ही, यही आप पूछ रहे हैं ना, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर कोविड प्रोटोकॉल का, अगर इलेक्शन में कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसका उल्लंघन हो रहा है, ये मैं अंशुल, ये नहीं होना चाहिए, आरपी सिंह नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसकी आखिरी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। ओके, आरपी सिंह ये कह रहे हैं आपको चुनाव में और कुंभ में कितना दिखाई दे रहा है, पर क्या कोरोना किसान आंदोलन जो धरना चल रहा है वहां घुसने से पहले पूछेगा थोड़े? आप उस पर नहीं बोलते हैं? नहीं, देखिए, आप तो ये इस तरह से कह रहे हैं जैसे किसान आंदोलन जो दिल्ली की सरहदों पे चल रहा है वो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। हम तो इसकी बस हम इनका साथ दे रहे हैं, ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है। हम तो आंदोलन वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो किसान बैठे हुए हैं वो अपनी मर्जी से बैठे हैं, वो अपनी सूझबूझ से बैठे हैं, वो लड़ रहे हैं इसके लिए अपने ये काले कानून के खिलाफ। नहीं, जरूर आएगा भैया। हम कहां कह रहे हैं कि ये, अगर आप ये संवाद को ये ट्विस्ट कर रहे हैं, ये बात को आप ये नहीं कह रहे कि यहां पर जो प्रशासन है, जो लोग हैं, जो केंद्रीय सरकार है, वो क्या कर रही है कोरोना को कब्जे में लाने के लिए। सवाल ये उठता है, और क्या उनकी जिम्मेदारी है, वैक्सीन की क्या जिम्मेदारी है, वैक्सीन के वितरण की क्या स्थिति है, क्या उनकी रणनीति है, क्या बंदोबस्त है, क्या इंतजार है, क्या तैयारी है, किसी को कुछ नहीं पता। मैं वैक्सीन पर ही आ रहा था, बहुत बढ़िया, मैं वैक्सीन पर ही आ रहा था। मैं पहले डॉक्टर कॉल एक कमेंट और चाह रहा हूं आपसे। डॉक्टर कॉल सुन पा रहे हैं? डॉक्टर कॉल लगता है आवाज नहीं जा रही। डॉक्टर कॉल सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल। डॉक्टर कॉल, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को ये भी समझाइएगा, हमारा मकसद सिर्फ बहस करना नहीं, हमारा मकसद इंफॉर्मेशन देना भी है। ये जो सरकार ने कल ब्रिजिंग ट्रायल्स से दे दी है बहुत सारी फॉरेन कंपनीज को जो वैक्सीन बना रही, इससे क्या लगता है आप, फाइजर की, मॉडर्ना की, जॉनसन एंड जॉनसन की, ये जो बाकी वैक्सीन है, ये इंडिया में कब तक आ जाएंगी और कब तक हमारे वैक्सीन की किल्लत खत्म हो जाएगी? देखिए, बहुत जरूरी है ये जानना कि सबसे पहला पॉइंट तो इम्पोर्टेंट ये जानना है कि ब्रिजिंग ट्रायल्स का जो आइडियल टाइमिंग था, दैट वाज समवेयर इन नवंबर दिसंबर। हमने वो मिस बोट कर दी, ना फाइजर की करी ना मॉडर्ना की ब्रिजिंग ट्रायल्स की। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फाइजर के पास मिलियंस ऑफ डोजेस के ऑर्डर हैं, अब वो चाहकर भी इतनी तेजी से भारत को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। सेम विद मॉडर्ना। पॉइंट नंबर 3, जॉनसन एंड जॉनसन जिसका अप्रूवल आने वाला है, कल उसको यहाँ पे बैन कर दिया गया। आई रिपीट माई सेल्फ, जॉनसन एंड जॉनसन को सीडीसी और एफडीए ने स्टॉप कर दिया है। भारत अगर उसे अप्रूव करेगा तो थोड़ा रिस्क होगा। बहुत जरूरी है इन वैक्सीन, क्योंकि ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज है, इनको क्लोजली मॉनिटर करना। ब्रिजिंग ट्रायल का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन अब भारत के अंदर एक बहुत अर्जेंसी आ चुकी है, इसलिए उसको वेव कर रहे हैं। मुझे लगता है जॉनसन एंड जॉनसन भारत में और मॉडर्ना बहुत जल्दी उपलब्ध होगी, लेकिन फाइजर जो कि इस टाइम सबसे एफिकेशियस वैक्सीन दिखने में आ रही है साउथ अफ्रीकन और यूके स्ट्रेन के खिलाफ भी, उसकी किल्लत ग्लोबली है। तो ओवर एक्सपेक्टेशन हम ना करें, लेकिन ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है, थोड़ा देर से आया है लेकिन इट्स अ वेरी सेंसिबल स्टेप। मैं गवर्नमेंट को अपलॉड करता हूं, लेकिन ऑन द सेम हैंड हमें सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखना है, मास्क डाल के रखना है, मास्क फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, और पॉलिटिकल लीडर जिनको हम लीडर्स बोलते हैं उनको रोल मॉडल सेट करना है ई रैलीज के थ्रू। हमने नवंबर दिसंबर में भी इस पे बात की थी, प्रोटेस्ट के भी। देखिए, हमारी जनता भारत की 70% रूरल एरिया में रहती है, अनएजुकेशन का प्रेवलेंस है, उनको रोल मॉडल चाहिए। अगर हमारे रोल मॉडल मास गैदरिंग सुपर स्प्रेडर इवेंट करेंगे तो पब्लिक का बहुत नुकसान होगा, पोटेंशियली हेल्थ वाइज और कंट्री का इकोनॉमिकल नुकसान होगा। तो अच्छा कदम है। डॉक्टर कॉल, आपकी बात में बस इतना जोड़ दूं जरा, फाइजर और मॉडर्ना की जो चर्चा है, कल से यहाँ पर बहुत इसके बारे में बहस हो रही है कि अब तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल फास्ट ट्रैक कर दिया, जल्दी आ जाएगा।
लेकिन बिल्कुल सही है, क्योंकि फाइजर की जो 200 मिलियन डोजेज है, करीब 20 करोड़ डोजेज, वो जुलाई 2021 तक मॉडर्ना को, फाइजर को, यूएस को ही देनी है। उसके बाद करीब 50 करोड़ डोजेज यूरोप को देनी है 2021 के एंड तक। एग्जैक्टली क्योंकि अमेरिका पहले ही $2 बिलियन फाइजर को दे चुका है, पहले से ही खरीद चुका है। और मॉडर्ना को कह रहा हूं ना मैं, उसी तरह मॉडर्ना को भी $1 बिलियन यूएस पहले ही दे चुका है। और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 30 करोड़ डोजेज जुलाई 2021 तक मॉडर्ना को यूएस को देनी है। उसके बाद करीब 16 करोड़ डोजेज ईयू को देनी है, यूरोपियन यूनियन को, 2021 के एंड तक। उसके बाद मॉडर्ना को 5 करोड़ शायद जापान को देनी है, और 4 करोड़ कनाडा, साउथ कोरिया को भी। मैं 30 सेकंड्स में एक बहुत ही अर्जेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। जो एस्ट्राजेनेका है, जिसे भारत के अंदर कोविशील्ड बोलते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, प्लीज इस इंफॉर्मेशन को पास करिए। साउथ कोरिया, जो कि एक काफी डेवलप्ड कंट्री है, ने डिसाइड किया है कि 60 साल से कम लोगों को एस्ट्राजेनेका नहीं मिलेगी, क्योंकि प्लॉट की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। और यूके से कम के लोगों को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ना, बिकॉज ऑफ प्लॉट। तो प्लॉट फॉर्मेशन की में वाला है 45 साल से कम, मॉनिटर करिए, इसे इग्नोर मत करिए। बहुत जरूरी कंसेप्ट है कि जो कोवैक्स। मोनिका जी, ओके मोनिका जी, अभी आ रहा हूं आपके पास। मुझे पता है कि आपकी बात सुनने के लिए इस समय घर घर में लोग बैठे होंगे, क्योंकि जिन जिन के यहाँ 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, हर कोई ये आपको सुनना चाह रहा होगा कि क्या होना है इस बार 12th और 10th के स्टूडेंट्स का। उससे पहले जरा डॉक्टर चौबे, सुन पा रहे हैं डॉक्टर चौबे? हाँ जी डॉक्टर चौबे, जरा चाइना का एक्सपीरियंस मुझे बता दीजिए कि क्या अब ऐसा लग रहा है वैक्सीनेशन ही इकलौता रास्ता बचा है इस पेंडेमिक से बाहर निकलने का, और इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है? डॉक्टर चौबे, देखिए, अभी जो सिचुएशन उसके हिसाब से आउट ऑफ कंट्रोल। इसमें बहुत सारे फैक्टर, जिसमें सबसे पहला फैक्टर तो मुझे लगता है कि मास गैदरिंग अपने पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके, तो उन सबको इलेक्शन कमीशन से कि वही इलेक्शन को पोस्टपोन कर, वो उनके हाथ में नहीं है। दूसरी बात, हमें मिलिट्री का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो जितना स्प्रेड से फैल रहा है, और ये सारी सुपर स्प्रेडिंग रेट जो है पिछले साल के में काफी ज्यादा है। तब जो चीज हमने 100 डे में किया था, वो हमने इस बार 40 या 50 दिन में अचीव, जो नंबर ऑफ केसेस। दूसरी बात यह है कि हमें एक इकोनॉमिक सीक्वेंस है, वो डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। वैक्सीन। डॉक्टर चौबे, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, एक सेकंड रुकिएगा। पता नहीं, शायद मुझे ही नहीं आ रही है या किसी को भी नहीं आ रही है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं टेलीफोन के जरिए आपकी आवाज लेने की कोशिश करता हूँ। ड्रॉप हो रही है आपकी आवाज, जरा दोबारा ट्राई करिए डॉक्टर चौबे। लेट्स सी। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए। था कि सबसे पहले तो जो लोग इलेक्शन के जो कैंपेनिंग चल रही है, वो दोनों लोग जाके इलेक्शन कमीशन को बोले कि नंबर 2, जो हमें मिलिट्री का भी इन्वॉल्वमेंट करना, ताकि हम गवर्नमेंट को, अगर मान लीजिए जो मास्क है या फिर कॉलेज उसको फॉलो नहीं करते हैं, हम एक डिसिप्लिन तो आएगा। जो है थोड़े समय के बाद डाउन होता है, तो डिसिप्लिन हो जाता है। दूसरी एक और बात यह है कि हम सीक्वेंसिंग की स्टडी कॉस्ट में करनी चाहिए। हमको मैं बता दूं, यहाँ पे चाइना में हम लोग यहाँ पे एनल स्वाब भी करते हैं। एनल स्वाब इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टडी है कि ये 3 महीने तक ये वायरस है, ये बॉडी में रहता है, तो ये गट के थ्रू भी जो है डिटेक्ट किया गया है। और उसके अलावा जो ये है जो वैक्सीनेशन है, उसका भी रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीनेशन जो इनकी बनाई गई वो कोविड जो 19 थी उस वजह से बनाई गई। अभी ये सुपर म्यूटेंट जो जीन का जो ऑपरेशन चेंज हुआ है, उस पर भी हमें। डॉक्टर चौबे एक सेकंड रुकिएगा, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ और मेरे अपने दर्शकों को बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। जाहिर है, एक तो आप 2-3 बातें तो आपने वही कही जो डॉक्टर पॉल ने कही है कि पॉलिटिकल रैलीज बैन होनी चाहिए, रिलीजियस गैदरिंग्स बैन होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से होना चाहिए, सबको मास्क लगाना चाहिए,
और सावधानी बरतनी चाहिए। और ये सबसे अच्छा इलाज तो कोरोना का यही है। वायरस इंसान के शरीर में 3 महीने तक अंदर रह सकता है, इसीलिए 3 महीने तक आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन्स में रह सकता है। इसीलिए एनल स्वैब लेकर ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि बॉडी में कब तक ये कोरोना वायरस रह सकता है। इसके बाद आप वैक्सीनेशन पर क्या कह रहे थे डॉक्टर चौबे, बोलिए। सिर्फ ये मैं कह रहा था कि हमें वैक्सीनेशन रिव्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि जो वैक्सीन हम दे रहे हैं वो हमने बनाया था वो कोविड-19 के लिए, लेकिन जो अब सुपर म्यूटेंट आ रहे हैं हमें उसमें भी रिसर्च करके एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लैब को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा जीनोमिक सीक्वेंस को हम स्टडी कर सकें और उसके हिसाब से हम वैक्सीन को और इम्प्रूव करके बताएं तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओके, यानी डॉक्टर चौबे बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हम लोग जो जिन वैक्सीन का ट्रायल करके जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं, हो सकता है कि बहुत जल्दी ये वैक्सीन आउटडेट हो जाएं, इसीलिए हमको वैक्सीन दोबारा से चेंज करके म्यूटेशंस के हिसाब से और फिर से लगानी पड़े। खैर, ये तो जैसे जैसे इम्प्रूव होती जाएंगी हम लगाते जाएंगे, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं वैक्सीनेशन में। इसीलिए डॉक्टर कॉल जैसे हम बात कर रहे थे, अभी भी ऐसा लगता है कुछ महीने लग सकते हैं बाकी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल होने में, और अभी भी जो रफ्तार है उससे स्पीड पकड़ने में टाइम लगेगा। अनिका जी जरा 2-3 चीजें बता दीजिए मेरे दर्शकों के लिए। एक, आज 12th के एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, 10th के कैंसिल हुए हैं। 12th के बाद में 1 जून को मीटिंग करके डिसाइड होगा कब होंगे, कैसे होंगे। लेकिन जो 10th के एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं वो स्टूडेंट्स इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किए जाएंगे। तो ये इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा अनिका जी? नहीं, अभी मानक जी क्लैरिटी नहीं है इस पे बिल्कुल, क्योंकि ये इतना स्ट्रेसफुल टाइम है और इतने पीक हो चुका है कोविड का, क्योंकि एसओपीज की जिस तरह धज्जियां उड़ी हैं और दोबारा से जो ये आया है स्ट्रेन, उसको देखते हुए बच्चे बहुत स्ट्रेसफुल हैं, बहुत वनरेबल हैं इस वक्त। इसलिए कैंसिलेशन तो हो चुका है, लेकिन उसका आधार क्या रहेगा कि एक सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चनर बनेगा, स्कूल्स को भेजे जाएंगे, उसके आधार पे बच्चों की मार्क्स लगेंगे। ये डिटेलिंग अभी आई नहीं हमारे पास, लेकिन इतना तय है कि उनकी एग्जाम नहीं होंगे। प्रोसीजर और डिटेलिंग अभी आएगी, तो एटलीस्ट 10th वाले रेस्ट एश्योर्ड रहें कि उन्होंने जैसा परफॉर्म किया पूरे साल, और उसके बाद कुछ और असेसमेंट के आधार पे सीबीएसई डिटेल ब्रीफिंग देंगे। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर ने आज जो इन्फॉर्मेशन दी है अनिका जी, सीबीएसई ने, शिक्षा मंत्री ने जो बताया है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्र पास कर दिए जाएंगे, और जो उससे खुश नहीं है वो अपने 10th के एग्जाम्स दोबारा दे सकते हैं। ये एग्जाम तब होंगे जब हालात सुधर जाए। सर्कुलर जी, ये सर्कुलर में यही आया, सर्कुलर हम सबको मिल चुका है, और इंटरनल असेसमेंट में दायरा और क्राइटेरिया बताया जाएगा। देखिए, डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए ना किसी बच्चे के लिए, तो बड़ी क्लैरिटी से ये बताया जाएगा, और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है इसका आंसर मिले, ताकि बच्चे खासकर 10th वाले अपनी 11th की पढ़ाई शुरू कर दें। ऑलरेडी उनका एग्जाम इंटरनल असेसमेंट जो होता है, रिजल्ट आना था जून में, अगस्त में की स्कूल शुरू होने थे। हाँ, ये जो इंटरनल असेसमेंट होता है, पूरे साल जो एग्जाम्स हुए हैं ऑनलाइन, क्योंकि स्कूल तो खुले नहीं, स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन ही एग्जाम्स दे रहे थे, अपने टेस्ट दे रहे थे। तो जो यूनिट टेस्ट हुए, क्लास टेस्ट हुए, और जो कुछ 1-2 टर्म्स के एग्जाम्स हुए 10th में, उन्हीं को देखकर असेसमेंट होगा ना कि कैसा किया आपने। बिल्कुल नहीं, देखिए मानक जी, सीबीएसई ने एक पैटर्न ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था। स्किल बेस्ड एकेडमिक्स के ऊपर मार्क्स लगने थे, आर्ट इंटीग्रेशन पे मार्क्स लगने थे, ये प्रोजेक्ट्स दे चुके थे सीबीएसई ऑलरेडी। वो वैसे ही प्रोजेक्ट वर्क था, और ऑनलाइन होने में उनको इतनी कोई प्रॉब्लम बच्चों को नहीं आई इस चीजों में। और उसके बाद, जैसे मैं फिर कह रही हूँ, एक क्राइटेरिया दिया जाएगा ताकि डिस्पैरिटी ना हो और सब बच्चों को एक तसल्ली रहे कि उनकी जो प्रमोशन हुई है वो फेयर हुई है। ओके, तो ये जो क्राइटेरिया है, ये अभी तक जो बच्चे परफॉर्म कर चुके हैं अपने टेस्ट में जो ऑनलाइन हुए हैं, उसी के आधार पे होगा ना? वो भी जी, वो तो बेस है ही, वो तो बेस ही है। उसी चीज को किस तरह से जजमेंट करके किस तरह से मार्क्स निकाले जाएं, कितने परसेंटेज उसमें दिए जाएं, वो आ जाएगा क्राइटेरिया। ओके, करेक्ट। ओके डॉक्टर कॉल, क्योंकि वैक्सीन बहुत ऐसा लग रहा है कि क्रूशियल होने वाली है हमारी इस लड़ाई में, क्योंकि और तो कुछ फिलहाल चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
पहली लहर आई थी, उसके बाद हम कंप्लेसेंट हो गए थे, अब दूसरी लहर आई है, तो ऐसा लग रहा है वैक्सीनेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप क्या देख रहे हैं, ये जो सरकार ने फास्ट ट्रैक किया है इमरजेंसी अप्रूवल बहुत सारी वैक्सीन के लिए, कब तक ये वैक्सीन? देखिए, मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस करना चाहूंगा। पहला, जो स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन है भारत में बहुत स्लो है। जैसे अमेरिका में 36.8% पॉपुलेशन को एक डोज लग चुकी है और 22.7% ऐसे हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। 2 हफ्ते के बाद आफ्टर सेकेंड डोज आप फुली वैक्सीनेटेड होते हैं। इंडिया को अगर आप लीजिए तो 7.1% आबादी को एक शॉट लगा है और पूरी आबादी जिसको फुली वैक्सीनेटेड है वो 1% है, ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन। बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, पहली बात, सारी कंपनीज फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, इवन एस्ट्राजेनेका का बूस्टर शॉट इस साल के एंड तक आ जाएगा। हमें मेंटली प्रिपेयर करना है उस बूस्टर शॉट को मल्टीप्लाई करने के लिए। पॉइंट 1 एज ऑफ नाउ, जो कि नए स्ट्रेन्स को कवर करेगा। एज ऑफ नाउ फाइजर का 95% एफिकेसी है, साउथ अफ्रीकन जो सबसे डेडली स्ट्रेन है, और यूके के स्ट्रेन के खिलाफ अराउंड 85%। एस्ट्राजेनेका की एफिकेसी ओनली 40% रह चुकी है। आई रिपीट माई सेल्फ, 40% अगेंस्ट यूके एंड साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन। तो आपको एस्ट्राजेनेका की अगर डोज लग चुकी है, आप अपने फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज करिए। वैक्सीनेटेड पीपल, खासतौर पे प्राइमरी प्रोवाइडर्स, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म रखिए। पॉइंट नंबर 1, दुनिया में कोई भी शक्ति आपको मास गैदरिंग के लिए बुलाए, वो रिलीजियस लीडर हो या पब्लिक फिगर्स हो, आप प्लीज उससे अवॉइड करिए एज ऑफ नाउ, इन द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, योर कंट्रीमैन एंड फॉर द पॉपुलेशन। क्योंकि जितने ज्यादा वायरस आपके अंदर सर्कुलेट करेंगे, रेयर स्ट्रेन्स भी बनेगा। ये बात बिल्कुल सही है। वायरस ठीक होने के बाद भी 3 महीने तक आपकी बॉडी में रहता है, लेकिन ठीक होने के 2 हफ्ते तक आप दूसरे को दे सकते हैं, 3 महीने तक नहीं। 3 महीने तक बॉडी में रहता है और स्टूल के अंदर, यूरिन में भी हमने इसके ट्रेसेस देखे हैं, अमेरिका में भी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत जरूरी है ये जानना। और पॉइंट नंबर 4, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, रैंडम सीक्वेंसिंग करना बहुत जरूरी है, रैंडम सीक्वेंसिंग ऑफ सैंपल, जिससे हमें रेयर वेरिएंट्स के स्ट्रेन समझ आ जाए और हम पकड़ पाए। और चौथी बात, जो रेमडेसिविर दवाई है उसको भारत सरकार को मेरे हिसाब से देना चाहिए, जो 1200 की जगह सरकार में मार्केट रही है। दैट इज अनएक्सप्लेन्ड। और कहीं ना कहीं हम दोबारा कैचअप हॉस्पिटल भरेंगे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। आरपी सिंह जी, यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी बात पहले सुन लेते तो कम से कम हम वैक्सीनेशन में इतना पिछड़ते नहीं। आरपी सिंह जी, पहली बात तो वैक्सीनेशन की देश में कमी नहीं। जिनको वैक्सीनेशन मिला है प्रदेशों को, वो अपने वैक्सीनेशन का कोटा अभी तक पूरा नहीं पड़ा। मेरे पूरा डेटा फिगर है और आप एक प्रदेश। और डॉक्टर साहब, अमेरिका में चुनाव नहीं हुए क्या? और अमेरिका में हिंदुस्तान से ज्यादा केसेस हैं। बहुत काबिल देश है, बहुत आगे देश है, और परंतु वहां पर हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा केसेस हैं। हमने तो फिर भी, भारत ने तो फिर भी बहुत अच्छा मैनेज किया और इंश्योर किया कि हमारे लोगों को कोरोना कम से कम तंग करे। और आपने तो पूरा चुनाव कराया, आपने क्यों नहीं प्रतिबंधित किया चुनाव? वहां पे आपने क्यों नहीं भीड़ तंत्र बंद किया? आपने, आप क्या तो रैलीज करते रहे ट्रम्प और बाइडेन। तो ये दूसरों को समझ सिखाने से पहले जरा अपने अंदर भी देख लेना चाहिए। लोकतंत्र एक देश हो। मानक जी, पहले मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा आरपी सिंह जी को, कि जो गलतियां हम कर चुके हैं यहाँ पे, उसको ना दोहराएं, उसी में हमें मत सिखाइए, खुद गलतियां की। आप क्या कोरोना का क्या हाल है? आप क्या कितनी डेथ हुई है कोरोना की? आप क्या कितनी डेथ हुई कोरोना की? सर, हमारे यहाँ जो गलतियां हुई बुरा हाल है लोगों का, वो भारत में ना दोहराई जाए। वहाँ पर यहाँ पर लोग सड़कों में मर रहे थे, पेरिस में लोग सड़कों में मर रहे थे। आपका तो इलाज नहीं था लोगों के करने के लिए। वैक्सीनेशन तो बहुत दूर की बात है। और अभी आप सुन लीजिए, यूके, ब्राजील, इटली, इन सब देशों के अंदर अभी वैक्सीनेशन दूर तक नहीं लगा। पूरा आप कह रहे हैं कि 100% लगा दिया, 50% लगा दिया। कृपा करके हमको लेसन में सिखाइए हमको। और WHO ने आपके बारे में क्या कहा और भारत के बारे में क्या जानकारी दे दीजिएगा। सर, जो गलतियां हमसे हुई हैं वो भारत में ना दोहराई जाएं। हम समझ कर चले, हम चिंता कर रहे हैं और देश को कैसे ठीक रखना हमें आता है। हमें आपसे सबक कीजिए।
अरे ऐसे मत बोलिए सर, अरे नहीं जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है सर। हमें तो नहीं आरपी सिंह जी, नहीं सुनिए तो सही। अरे नहीं आरपी सिंह जी, कि हमें भाषण देने आ जाते हैं। अरे भाषण नहीं आरपी सिंह जी, ऐसे मत बोलिए। डॉक्टर कौल एक एक्सपर्ट के तौर पे यहाँ बैठे हैं, अपनी राय दे रहे हैं सर। क्या दुर्दशा, कितने अरे वो तो कह रहे हैं कि हमने गलतियां की हैं। डॉक्टर आरपी सिंह जी, डॉक्टर कौल कह रहे हैं कि हमने गलतियां की हैं। वो कह रहे हैं कि वो एक हिंदुस्तानी है, वो चाहते हैं कि अमेरिका की गलतियों से हिंदुस्तान सीखे। हमने बहुत संभल कर काम किया है और आज संभल कर काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की कंपनी होगी। मैं आपके जितने जो श्रोता है, जितने आपके व्यूअर्स हैं, सबको कह रहा हूँ, देश की वैक्सीनेशन की कमी किसी कंपनी होने देंगे। परंतु कृपा कर जिनको वैक्सीनेशन लगना है वो अपने सेंटर्स पे जाएंगे। दूसरा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे जोर देना पड़ेगा सरकारों को, जो भी दिक्कत में है। अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ठीक हो जाएगी तो बहुत सुधर जाएगा मामला। क्वारंटाइन दूसरा, उसके बाद इलाज, क्योंकि आज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मामला बहुत कम है। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। अंशुल, मैं क्लोजिंग कमेंट आपको दे सकता हूँ। क्लोजिंग कमेंट अंशुल। मानक जी, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा। हमारा सबसे बड़ा अस्त्र और हथियार वैक्सीन है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग तो हम परछाइयों के पीछे दौड़ेंगे तब वैसा मामला हो जाएगा। तो सबसे बड़ा अस्त्र हमने फतेह जो पाई स्मॉल पॉक्स से और दूसरे वायरस से, वो मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग से पाई। वो तो वैक्सीन से पाई ना। तो आप वैक्सीन का इंतजाम करिए, बंदोबस्त करिए, आप सारा इंतजाम करिए और देखिए कि 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कैसे करें। ये इंतजाम होना चाहिए, ये सरकार की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन अंशुल, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये भी आधा सच है। और डॉक्टर कौल, डॉक्टर चौबे, करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। इसी नोट पे खत्म करूंगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन में पूरी पॉपुलेशन को, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया की पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में कई साल लगेंगे। इसीलिए तब तक वाकई मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए राष्ट्र की बात में मैंने आज ये मुद्दा उठाया कि क्या कुंभ को और चुनाव को फौरन रोक देना चाहिए। उस पर कम से कम अंशुल अभिजीत ने खुलकर कहा। आरपी सिंह जी कह रहे हैं चुनाव आयोग के पाले में गेंद है, उसे देखना है कि क्या फिजिकल रैलीज बैन होनी चाहिए। उम्मीद है चुनाव आयोग भी देख रहा होगा और जरूर कोई फैसला लेगा, क्योंकि 4 चरण का चुनाव अभी बंगाल में बाकी है। और अपील तो हमारी उत्तराखंड की सरकार से भी है। वहां देखिए जरा, शाही स्नान में जिस तरह सारी गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है, क्या इंसान की जान खतरे में नहीं डाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौबे आपका, डॉक्टर कौल, मोनिका जी, आरपी सिंह, अंशुल अभिजीत, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी। राष्ट्र की बात प्रेजेंट